दोस्तों नमस्कार। आज जुमे की नमाज और उसके बाद जगह जगह पत्थरबाजी देखने को मिली और उसके बाद जब आईपीएस और एसीपी जब ग्राउंड में उतरे, उसके बाद जब हालात को काबू में किया गया। सबसे बड़ी बात है, झारखंड के रांची से जब मंदिर के ऊपर पथराव होता है तब पुलिस को कार्रवाई में गोली चलानी पड़ती है और वहां पर एक 37 साल के व्यक्ति की मौत हो जाती है, 7 लोग घायल हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी है कि पाकिस्तान के अंदर जब मंदिरों को तोड़ा जाता है उस पर किसी तरह की कोई अपडेट नहीं है, ना कोई जो पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उस पर कोई आवाज उठाता है, क्योंकि वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है। अगर भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर अगर अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी तरह की प्रताड़ना होती है तो पूरे विश्व में उसका ढिंढोरा पीटा जाता है। उसके बाद हमारे हिंदुस्तान की मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइंस डालने के बाद उसको उस भूमिका में लाया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो जुम्मे की नमाज के बाद जो पत्थरबाजी हुई उसका मेन रीजन क्या था, मेन कारण क्या था। और जामा मस्जिद दिल्ली से जो इमाम है वो तो पहले ही कह चुके हैं कि हमारी तो कोई बैठक ही नहीं हुई और हमने जो बैठक हुई थी हमने उसमें साफ मना कर दिया था। और उसके बाद ये तो ओबीसी के लोग हैं, इस तरह की बात हो रही है। आज हमारे साथ अतुल जी हैं जो बारीकी से कंटेंट पर काम करते हैं, पूरी अपनी कलम से जो बारीकी से चीजें देखते हैं उनको लिखते हैं। तो अतुल जी ने अपनी उस पैनी नजर से क्या देखा और अब तक की क्या अपडेट रही? अतुल जी, आपकी जो पैनी नजर थी तो उस पैनी नजर में क्या पाया? जिस तरह से आईपीएस और एसीपी लेकर के बंदूक जब रोड पर उतरे तो उसके बाद हालात काबू में आए। मुझे तो ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये साजिश है, बहुत बड़ी साजिश इस्लामिक कंट्रियों द्वारा रची जा रही है। पाकिस्तान उसमें अहम रोल अदा कर रहा है। कहीं ना कहीं फंडिंग हो रही है इस्लामिक कंट्री से कि कैसे न कैसे इस मुद्दे को और बड़ा बनाया जाए। पैगंबर मोहम्मद के मुद्दे को इन्होंने इतना बड़ा बना दिया, मैं तो ये कहूँगा कि सहयोग नहीं है, प्रयोग के तौर पर यूज़ किया जा रहा है इसे कहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जैसे संयोग नहीं प्रयोग किया जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में भी कहा था। और उसके बाद अगर मोहम्मद पैगंबर की बात आती है तो इससे पहले भी कई बार एक कार्टून में छाप दिए गए तो उसकी ऑफिस को जला दिया गया। अगर किसी टीचर ने कुछ पैगंबर मोहम्मद के बारे में बोल दिया गया तो उसको मार दिया गया। इस तरह की घटनाएं पहले और देशों से खबरें आती थी। अगर हिंदुस्तान के अंदर उस नुपुर शर्मा ने इस तरह का बयान दिया और उसके बाद एफआईआर हुई, उसके बाद पार्टी से भी निष्कासित कर दिया, उससे पेट नहीं भरा और उसके बाद पूरे देश को जलाने की कोशिश की जा रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पैगंबर मोहम्मद पर जब फ्रांस में एक टीचर ने बोला था तो उसका सर कलम कर दिया गया था। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कट्टरता कहाँ से आ रही है इस्लाम में? इस्लाम में ये कब कहा गया है कि आप अगर कोई विवादित टिप्पणी कर दे तो उसे सर कलम कर दिया जाए? अगर माफ़ी से काम चल सकता है तो माफ़ कर देना चाहिए, बड़ा दिल दिखाना चाहिए उन्हें, पर ऐसा नहीं होता है। नुपुर शर्मा का छोटा सा विवाद है, अगर आप कहते हो डिबेट चैनल में एक प्रवक्ता ने ही तो बयान दिया है। कतर देश जैसा छोटा देश या इस्लामिक कंट्रियां ये कहती हैं कि कड़ी निंदा करते हैं और ये कहती है कि भारत को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं साजिश का हिस्सा, कहीं ना कहीं ये भारत को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान का अहम रोल है। पाकिस्तान ने ही इस्लामिक कंट्रियों को एकजुट किया, उकसाया कि भारत के खिलाफ बोलिए, पैगंबर मोहम्मद हमारे ईस्ट हैं, हमारे भावना से जुड़ा हुआ है उनका मुद्दा। तो उस पर कहीं ना कहीं भारत को बैकफुट पर लाने की साजिश है, मैं ये मानकर चलता हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हमने देखा कश्मीर की बात आई तो जब पाकिस्तान बिलबिलाता हुआ रहा और अमेरिका से कह रहा था कि आपको इसमें मध्यस्थता करनी चाहिए। अब उसके बाद यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ तो वहाँ पर दोनों देशों ने कहा कि भारत को भूमिका निभानी चाहिए, मध्यस्थता करके इस युद्ध को रोक देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अगर आज इस एक बयान के बाद पूरे हिंदुस्तान को जलाने की कोशिश की जा रही है तो इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र हो सकता है। हाँ, जिस हिसाब से भारत एक विश्व गुरु की तरह उभर रहा था, मोदी जब से सरकार में आए हैं, जब से एक भारत का सशक्तिकरण हो रहा था, आर्थिक रूप से बहुत उभर कर आ रहा था, तो ये सही कहीं ना कहीं पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कांटे की तरह चुभ रहा था। जैसे यूक्रेन और रसिया युद्ध में विश्व हमारी तरफ देख रहा था कि आप मोदी जी रसिया और यूक्रेन युद्ध को रोक सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद माना कि मोदी जी चाहें तो रसिया को
मना सकते हैं युद्ध ना करने के लिए। चाइना के अंदर मस्जिदों को तोड़ करके वहां पर शौचालय बना दिए जाते हैं, आपकी दाढ़ी टोपी को हटवा दिया जाता है, सार्वजनिक जगह पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती है। तो ये इस्लामिक जितने भी कट्टरवादी जो देश हैं वो चाइना की तरफ आंख उठा करके नहीं देखते। परंतु अगर आज हिंदुस्तान की तरफ से एक नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया, उसके बाद बिलबिला गए और इस तरीके से पूरे देश में षड्यंत्र रच दिया कि पहले जुमे के दिन कानपुर में हिंसा होती है, दूसरे जुमे के दिन पूरे देश के अंदर जगह जगह से ये घटनाएं देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात है कि उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये घटनाएं हुई तो 150 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। योगी ने तुरंत हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और उसके बाद अपने जितने भी आला अधिकारी हैं उनको ग्राउंड पर उतार दिया है और चप्पे चप्पे की खबरें अब उनके पास आ रही हैं। और 144 जो कहने के लिए 144 है, परंतु 144 का कहीं इसका कोई असर देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से 144 धारा है, 144 में 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते, तो उसका कहीं भी असर नहीं हुआ, उसका सब जगह से उल्लंघन होते हुए देखने को मिला। सबसे बड़ी बात है कि अगर जब हमारे यहाँ कानून है, संविधान है, जब संविधान एक हाथ में तो कहते हैं कि हम संविधान की रक्षा करने के लिए आवाज उठा रहे हैं, या हम बात करें कि शाहीन बाग के अंदर जब सीए की बात आई तो उस समय हाथ में तिरंगा था, संविधान था, कह रहे थे हम संविधान बचाने के लिए आए। आज तो संविधान को भी बिल्कुल ताक पर रख करके ये सारी चीजें हो रही हैं। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि विशेष संप्रदाय के लोग जो हैं केवल संविधान को अपनी सहूलियत के अनुसार प्रयोग करना चाहते हैं। वो जब तक उनके संविधान उनको प्रोटेक्ट करता है या फिर वो बचने की कोशिश करते हैं तो वो संविधान की बात करते हैं। जैसे सीएनआरसी है, वो ये कहता है संविधान हमें इजाज़त देता है कि हम यहीं पे रहें, और सीएनआरसी क्यों करे जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहा है। कहीं संविधान उनके बचाव की मुद्रा में कहीं ना कहीं यूज करते हैं उसे। अब सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से हमारी इंटेलिजेंस है उनको उन चीजों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए जो लोग भड़काने का काम कर रहे हैं। प्रयागराज के अंदर और अगर रांची की बात करें तो वहां पर ये हालात बेकाबू हो गए। लखनऊ के अंदर भी कुछ छुटपुट घटनाएं देखने को मिली, वहां पर भी पत्थरबाजी हुई। तो कैसे देखते हैं जब उत्तर प्रदेश की राजधानी और वहीं पर रहते हो योगी, अगर उस शहर के अंदर इस तरह की घटनाएं हो जाएं तो ये कहीं ना कहीं जो लॉ एंड ऑर्डर है उस पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ये इंटेलिजेंस फेलियर मानता हूँ मैं इसे। कहीं ना कहीं जो एजेंसियां थी, सुरक्षा एजेंसी थी, उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि जुम्मे की नमाज के बाद ऐसा प्रतिरोध कर सकती है विशेष संप्रदाय के लोग, कहीं पत्थरबाजी हो सकती है, शांति बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, और कहीं ना कहीं वो सफल भी हो गए। कहीं हमारा प्रशासन लाचार नज़र आया है, कि लाचार इसलिए कि वो जो एक्शन इन्हें लेना चाहिए था शायद वो नहीं ले पाए। लोगों के सामने असहाय नजर आए ये पुलिस प्रशासन। माने कि जिस तरीके से अगर पुलिस तुरंत एक्शन लेती, अगर उनके ऊपर जिस तरीके की कार्रवाई होती, जो लोगों ने अपेक्षा की थी कि योगी के सरकार में कि उस तरह की कार्रवाई हो, समय रहते हुए कार्रवाई होती, तो ये जो घटना है वो देखने को नहीं मिलती। हाँ बिल्कुल हो, कहा जा सकता है अगर पहले से ही अगर पुलिस प्रशासन सचेत रहता, सरकार सचेत रहती, तो ये प्रयागराज में हिंसा हुई है इससे बचा जा सकता था, कहीं ना कहीं कंट्रोल किया जा सकता था। थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश हुई भी है और किया भी है। प्रयागराज में थोड़ी सी हिंसा हुई है लेकिन सहारनपुर वगैरह में नहीं हो पाई, केवल प्रदर्शन किया, कहीं पत्थरबाजी, छुटपुट पत्थरबाजी हुई है, पर प्रयागराज में ज़्यादा हिंसा हुई है। कहीं तोड़फोड़ कर दी, एडीजी के व्हीकल तक को तोड़ दिया गया, बीएससी की गाड़ी को जला दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस प्रशासन को मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं लाचार नज़र आया। योगी बाबा ने या तो आदेश नहीं दिया कि कैसे आप इन्हें विशेष संप्रदाय के लोगों को कंट्रोल किया जा सके, या फिर कहीं ना कुछ ऐसा रहा कि कन्फ्यूजन रहा सुरक्षा एजेंसी में कि समझ ही नहीं आया कि इस हिंसा को कैसे कंट्रोल किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि जब 144 लगी और उसके बाद जुमे की नमाज के दिन 20 लोगों की अनुमति थी, और अनुमति के बाद जब हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं, ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है उस एजेंसियों के ऊपर जो अपनी सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ वो काम करते हैं ग्राउंड में, जो उन लोगों को भी इस कटघरे में खड़ा करता है जो वहां का लोकल प्रशासन है। सबसे बड़ी बात है कि अगर 1000 से 2000 लोग इकट्ठे होकर के रोड पर आते हैं और उसके बाद पत्थरबाजी करते हैं, जो पत्थर हैं वो कहां से आते हैं? और एक सबसे अहम चीज देखने को मिली, 8 से 10 और 15-16 साल तक के बच्चे उसमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं, और पूरा मुंह ढक करके पूरी आंखें ही देखने को मिलती है जिससे पहचान ना हो जाए। तो ये क्या जताना चाहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाहते हैं? मतलब ज्ञानवापी पर जब पहले ज्ञानवापी पर यह मसला हुआ, हिंसा हुई, जब भी 20 ही लोगों को नमाज पढ़ने की अनुमति थी, फिर भी लोगों ने
तो हजारों की संख्या में नमाज पढ़ी, ज्ञानवापी मस्जिद के वहाँ पास में वहाँ जाके नमाज पढ़ी, जब भी सबक नहीं लिया प्रशासन ने। प्रशासन को ये लग रहा था नहीं केवल ये जाएंगे नमाज पढ़ेंगे और शांति दूतों की तरह जो लोग शांति प्रिय होके लोग हैं ये आराम से आ जाएंगे। कहीं ना कहीं ये सोचना मुझे लग रहा है भारत सरकार को ले डूब रही है, मतलब कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है इसमें। सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली जामा मस्जिद के जो इमाम है उन्होंने तो ओवैसी के लोग बता करके उन्होंने तो पीछा छुड़ा लिया, परंतु यहां पर एजेंसियों का बड़ा काम है कि यहां पर यह देखा जाए कि जो हजारों की भीड़ में जो लोग इकट्ठे हुए उन लोगों में बाहरी तत्व कितने थे, देश के कितने थे और देश से बाहर के लोग कितने थे, अन्य राज्यों से कितने लोग वहां पर आए। यह सबसे अहम बात है कि उनके अंदर बारीकी से जांच हो कि बाहर के लोग आकर के यहां पर किसी तरह का षड्यंत्र तो नहीं रचा जा रहा। अगर चाइना के अंदर इनके ऊपर कार्रवाई होती है तो किसी तरह की कोई बिलबलाहट भी नहीं दिखाई देती है और पूरे जो जितने भी इस्लामिक स्टेट हैं वो कुछ भी नहीं बोलते, परंतु हिंदुस्तान के अंदर अगर मोदी की जब छवि पूरे विश्व में अगर बनती हुई दिखाई देती है तो हिंदुस्तान को डुबोने के लिए हिंदुस्तान को जो स्लीपर सेल हैं उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है और पूरे देश के अंदर हंगामा शुरू कर दिया जाता है। तो यही वही चीजें दिखाई दे रही हैं जिस तरीके से बिपिन रावत ने बोला था कि हमें 2.5 मोर्चे पर लड़ाई लड़नी होगी, एक चाइना से लड़ाई लड़नी होगी, एक पाकिस्तान से, तो आधा हिंदुस्तान के बीच में जो स्लीपर सेल है उनसे भी लड़ाई लड़नी होगी। तो ये पहला मैसेज था। ये बिल्कुल पहले बिपिन रावत जी ने कहा, वो बहुत पहले सोच समझ के कहा है कि वो एक्चुअली सीडीएस भी थे हमारे, तो वो जानते हैं कि हमें देश को किस रणनीति से ले जाना है, कैसे हम इसे टैकल कर सकते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ चाइना होगा, एक तरफ पाकिस्तान होगा, एक तरफ हमारे जयचंद खुद होंगे जिनसे हमें निपटना होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना अब आप ये देखो कि एक प्रयोग ही है कि पहले ये देखा था पत्थर जो मार रहे थे वो बड़े लोग मार रहे थे, तो बालिग थे वो, तो देखा कि योगी बाबा उनके संपत्ति पर बुलडोजर चला रहे हैं, तो उन्होंने साजिश के तहत ये लिया कि नाबालिग बच्चों को लिया है कि अगर पकड़े भी जाएंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई सख्त नहीं हो पाएगी, जुवेनाइल कोड में केस चलेगा, और ज़्यादातर है कि छोटा बच्चा है, पहली बार पत्थर फेंक किसी ने उकसा दिया इसलिए पत्थर फेंक दिया तो वह बरी भी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट के रूप में या कहीं ना कहीं अपने शस्त्र के रूप में नाबालिग लोग बच्चों को प्रयोग कर में ला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि सफल भी होते जा रहे हैं कि उन्हें लग रहा है कि कानून से बचाव हो सकता है। नाबालिग जब पत्थर फेंकेंगे तो ये कह सकते हैं कि किसी ने भड़काया है, हमारा बच्चा तो बहुत मासूम था, छोटा बच्चा है, 14-15 साल का, 16-17 साल का बच्चा क्या जानता है। तो कहीं ना कहीं भड़कावे में आ गया। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जब पत्थर फेंक रहे तो 9 या 10 साल के भी पत्थर फेंक रहे हैं, जो सही से चड्डी पहनना भी नहीं आता उन्हें, चड्डी खिसकती रहती है, नाक टपकती रहती है, पर कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं भरा जा रहा है उनके अंदर आतंकवाद के, कहीं ना कहीं देश को ऐसे तोड़ने के लिए, मतलब ईर्ष्या इतनी भरी जा रही है, कूट कूट के दुश्मनी भरी जा रही है कि देश हमारा नहीं है, हम तो ये तो पराया देश है, हमारा देश पाकिस्तान है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि जैसा अतुल जी ने बताया कि जो सोच है वो पाकिस्तान की तरफ इशारा करती है और जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है, हमारे बाप का है, अगर हिंदुस्तान तुम्हारे और तुम्हारे अब्बा का है तो हिंदुस्तान में रह करके कौन अपने देश को जलाना चाहेगा? जिस घर में आप रहते हो उस घर को कौन जलाना चाहेगा? अगर मैं इस ऑफिस में बैठ करके अगर अपना कार्य कर रहा हूं तो मैं अपने ऑफिस को जलाऊंगा क्या? अगर यही सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जिन लोगों ने अपने हिंदुस्तान को अपना बताया और उसके बाद भी इस तरह के कारनामे होते हैं, तो यह कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि यहां पर बहुत बड़ी साजिश रचने के बाद इस देश को जलाने की कोशिश की जा रही है और यहां पर जो कार्रवाई है वो बहुत बड़े लेवल पर होनी चाहिए। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।